को दिखाते हैं लता मंगेशकर जी की 50 ऐसी अनसुनी कहानियां। अट्ठाईस सितंबर 1929 को इंदौर में एक मध्यम वर्गीय मराठा परिवार में जन्मी लता मंगेशकर का नाम पहले हेमा था। हालांकि जन्म के 5 साल बाद माता पिता ने इनका नाम लता रख दिया था। दरअसल लता मंगेशकर के पिता ने एक नाटक में एक किरदार के नाम से प्रभावित होकर उनका नाम हेमा से बदलकर लता मंगेशकर रख दिया था। लता मंगेशकर जी 5 भाई बहनों में सबसे बड़ी थी। लता के अलावा उनकी बहनें मीना, आशा, उषा और भाई हृदयनाथ मंगेशकर हैं। एक इंटरव्यू में लता जी ने बताया था कि उनका परिवार शास्त्रीय संगीत से जुड़ा था और फिल्मी संगीत को पसंद नहीं करता था। वहीं ऐसा भी कहा जाता है कि लता जी को एक नौकरानी ने मराठी पढ़ाई थी, एक पुरोहित ने संस्कृत सिखाई थी। इसके साथ ही रिश्तेदारों ने अन्य विषयों को पढ़ाया, क्योंकि उन्हें कभी भी औपचारिक शिक्षा दीक्षा नहीं मिली। लता मंगेशकर स्कूल भले ही नहीं जा पाई हो, लेकिन न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी समेत 6 विश्वविद्यालयों से मानक उपाधि से सम्मानित किया था। महज 5 साल की उम्र से ही लता ने गाना सीखना शुरू कर दिया था, क्योंकि पिता दीनानाथ रंगमंच के कलाकार थे। लता जी को संगीत की कला विरासत में मिली थी। जिस उम्र में बच्चे खेलते पढ़ते हैं, तब लता मंगेशकर जी ने अपने घर की जिम्मेदारी संभाली थी। 9 सितंबर 1938 को लता जी ने अपने पिता दीनानाथ मंगेशकर के साथ पहला क्लासिकल परफॉर्मेंस सोलापुर में दिया था। तब लता जी महज 9 साल की थी। स्वर कोकिला लता मंगेशकर ने महज 13 साल की उम्र में डेब्यू किया था। उनकी पहली कमाई 25 रुपए थी। लता मंगेशकर की आवाज के चर्चे हर तरफ होने लगे थे। हर कोई यही कहता था कि ये लड़की एक दिन बहुत आगे जाएगी और पिता का नाम रोशन करेगी, और हुआ भी यही। लता मंगेशकर स्वर कोकिला कहलाई। लता जी ने संगीत की दुनिया को अपनी सुरीली आवाज से सुरों का तोहफा दिया है। अपनी आवाज से कभी उन्होंने लोगों की आंखों में आंसू ला दिए, तो कभी कई लोगों की सोई मोहब्बत को भी जगाया। लता मंगेशकर ने 1949 में रिलीज हुई फिल्म महल के लिए पहला हिंदी गाना गाया था। पाकीज़ा, मजबूर, आवारा, मुगले आजम, श्री 420, आराधना जैसी कई फिल्मों में लता ने अपनी गायकी का हुनर दिखाया था। लता मंगेशकर 36 भाषाओं में गाना गा सकने वाली पहली सिंगर बनी, और ये टैग उनसे आज तक कोई नहीं छीन पाया है। लता मंगेशकर ने 36 भाषाओं में 50,000 से ज्यादा गाने गाए थे। सुरों की मलिका लता मंगेशकर 3 बार नेशनल अवार्ड विनर रही थी। इसके अलावा दादा साहिब फाल्के अवार्ड और भारत रत्न से भी उन्हें नवाजा गया था। 13 साल की उम्र में लता ने 1942 में पहली मंगला गौर फिल्म में एक्टिंग की थी। कुछ फिल्मों में उन्होंने हीरो हीरोइन की बहन के रोल किए हैं, लेकिन एक्टिंग में उन्हें कभी मजा नहीं आया। लता मंगेशकर ने मजबूरी में एक्टिंग भी की थी। दरअसल उनके पिता को काफी आर्थिक नुकसान हुआ था, और पिता की मौत के बाद कर्जा चुकाने के लिए उनका घर भी बिक गया था। ऐसे हालात में लता जी अपने परिवार के साथ मुंबई आ गई थी। 1940 में उन्हें जब गाने के मौके बहुत कम मिले थे, तो परिवार को पालने के लिए उन्होंने एक्टिंग शुरू की। एक रिपोर्ट के मुताबिक लता मंगेशकर ने 8 मराठी और हिंदी फिल्मों में एक्टिंग की थी। वहीं एक बार एक निर्देशक ने उन्हें उनकी भौहें भी कटवाने की बात कही थी।
कहा जाता है कि निर्देशक के मुताबिक लता मंगेशकर की भौएं बहुत मोटी थी, जिसकी वजह से मजबूरी में लता जी को उनकी बात माननी पड़ी और अपनी भौएं ट्रिम करानी पड़ी। लता जी जब 14 साल की थी तब उनके पिताजी का निधन हो गया था। तब से लता जी ने अपने पूरे घर की जिम्मेदारी उठाई। जब आशा भोसले बड़ी हुई तो यही उम्मीद लता जी को अपनी छोटी बहन आशा भोसले से भी थी। आशा जी अपनी बड़ी बहन लता जी की आशाओं को पूरा करने में सफल नहीं हो पाई। सबसे बड़ा धक्का लता जी को तब लगा जब मात्र 16 साल की उम्र में आशा जी ने गणपतराव भोसले से शादी कर ली थी। गणपतराव उस वक्त लता मंगेशकर के सेक्रेटरी थे। उम्र में भी गणपतराव आशा जी से दोगुने थे। दोनों की शादी को लता जी ने मंजूरी नहीं दी थी। इस घटना के बाद ही दोनों बहनों में दूरियां आ गईं। आशा भोसले और गणपतराव का रिश्ता बहुत दिन तक नहीं टिका। 3 बच्चे होने के बाद भी आशा भोसले और गणपतराव अलग हो गए। इसके बाद भी आशा और लता जी की दूरियां बरकरार रही। आशा भोसले ने बाद में आर.डी. बर्मन से शादी कर ली, लेकिन वक्त के साथ साथ दोनों बहनें फिर से एक दूसरे के करीब आईं। लेकिन वो प्यार जो लता और आशा जी में पहले था वह कभी नहीं दिखा। पिता की मौत के बाद मंगेशकर परिवार के करीबी दोस्त रहे मास्टर विनायक ने लता मंगेशकर के करियर में बहुत मदद की थी। उन्होंने लता को एक सिंगर और एक एक्टर के रूप में शुरू कराने में सहारा दिया। ऐ मेरे वतन के लोगों गाना उन सैनिकों की याद में लिखा गया था जो कि 1962 के भारत चीन युद्ध में शहीद हो गए थे। लता जी के हजारों गानों में ये गाना भी बेहद खास रहा। 26 जनवरी 1963 में जब लता मंगेशकर ने लाल किले से ऐ मेरे वतन के लोगों गाना गाया था तो तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की आंखों में आंसू आ गए थे। लता दीदी ने बताया था कि जब कार्यक्रम खत्म हुआ तो नेहरू जी उनसे बात करना चाहते थे, जिसको लेकर लता मंगेशकर पहले तो नर्वस हो गई थी। उन्हें लगा कि उनसे कोई गलती हो गई है। वहीं जब लता मंगेशकर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी से मिले तो उनकी आंखों में आंसू दिखे। नेहरू जी ने कहा कि लता, तूने मुझे रुला दिया। साल 2011 में लता जी ने आखिरी बार सतरंगी पैराशूट गाना गाया था। उसके बाद से वो सिंगिंग से दूर रही। इस जीवन में हर किसी को कभी ना कभी किसी ना किसी से प्रेम जरूर हुआ होगा। लता मंगेशकर भी इससे अछूती नहीं रही। लता मंगेशकर की लव स्टोरी भी उन्हीं में से एक है। लता मंगेशकर का नाम हमेशा से ही डूंगरपुर के घराने के महाराज राज सिंह से जोड़ा गया। लता जी और राज सिंह डूंगरपुर को क्रिकेट के खेल ने मिलाया। वैसे तो महाराज राज सिंह 1955 से ही राजस्थान रणजी टीम के लिए खेलते थे, लेकिन अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद 1959 में वो मुंबई आए। यहाँ लता जी के भाई हृदय नाथ से उनकी दोस्ती हो गई। महाराज राज सिंह अक्सर उनसे मिलने लता जी के घर जाते। दोनों कई बार क्रिकेट भी खेलते थे। तभी लता जी और राज सिंह के मन में एक दूसरे के लिए प्रेम पनपा। वहीं जब बात शादी पर पहुंची तो राज सिंह डूंगरपुर को अपने माता पिता को दिया वचन याद आया कि अपनी शादी वो उनकी पसंद से ही करेंगे। और इस तरह लता मंगेशकर का पहला प्यार अधूरा रह गया और उन्होंने पूरा जीवन बिना शादी किए अपने घर की जिम्मेदारी संभालते हुए बिताया। लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी ने बहुत से गीत एक साथ गाए हैं, लेकिन दोनों के जीवन में एक वक्त ऐसा भी आया जब लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी ने एक दूसरे से बातचीत ही बंद कर दी थी। विवाद था गानों की रॉयल्टी को लेकर। लता जी ने अपने एक इंटरव्यू में भी ये बात बताई थी।
कि वह चाहती थीं कि जो गाने उन्होंने गाए हैं उनकी रॉयल्टी उन्हें दी जाए। वहीं मोहम्मद रफी इस बात के खिलाफ थे। ये विवाद इतना बढ़ा कि दोनों ने एक दूसरे से बात तक करना बंद कर दिया। हालांकि विवाद 4 साल बाद खत्म हुआ और अभिनेत्री नरगिस के कहने पर दोनों ने एक बार फिर से दिल पुकारे गाना गाया। लता मंगेशकर जब 33 साल की थी तब उन्हें जहर देकर मारने की कोशिश भी की गई। लता की करीबी मित्र पद्मा सचदेव की किताब ऐसा कहां से लाऊं में भी इस बात का जिक्र है। और ये घटना 1963 की है, जब लता जी को लगातार उल्टियां हो रही थी। डॉक्टर ने जांच के बाद बताया कि उन्हें धीमा जहर दिया गया है। खुद लता मंगेशकर ने इस कहानी के पीछे से पर्दा हटाते हुए कहा था कि ये मेरी जिंदगी का सबसे भयानक दौर था। मुझे इतनी कमजोरी महसूस होने लगी थी कि मैं बिस्तर से बड़ी मुश्किल से उठ पाती थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक लता दीदी के पास करीब 370 करोड़ रुपए की कुल संपत्ति थी। उनकी अधिकांश कमाई उनके गानों की रॉयल्टी से हुई थी। कहा जाता है कि लता मंगेशकर ने अपनी किशोरावस्था में समाज सेवा का प्रण लिया था और वह राजनीति में आना चाहती थी। इस मुद्दे पर लता मंगेशकर की क्रांतिकारी वीर सावरकर के साथ काफी दिनों तक चर्चा हुई थी। वीर सावरकर ने उनसे कहा कि आप एक ऐसे पिता की संतान हैं जिनका शास्त्रीय संगीत के जगत पर नाम चमक रहा है। वीर सावरकर ने लता जी से कहा कि अगर तुम्हें देश की सेवा करनी है तो तुम संगीत के जरिए भी ऐसा कर सकती हो। इसी के बाद लता मंगेशकर का मन बदल गया। बताया गया है कि लता जी ने कई फिल्मों में बतौर संगीत निर्देशक भी काम किया, लेकिन नाम बदलकर उन्होंने मराठी फिल्मों के लिए एक संगीत निर्देशक के रूप में काम किया था। सुर साम्राज्ञी लता मंगेशकर की लाइफस्टाइल काफी साधारण थी, लेकिन उनके पास कारों का बेहतरीन कलेक्शन था, क्योंकि उन्हें अपने गैराज में बेहतरीन और स्टाइलिश कार रखने का शौक था। लता दीदी ने सबसे पहले एक शावरले कार खरीदी थी। उन्होंने ये कार इंदौर से खरीदी। उन्होंने उस कार को अपनी माँ के नाम से खरीदा था।